1.5 एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया मेजर इश्यूज, यहाँ से शुरू करना है। कोई क्वेश्चन? दो दिस बुक इज अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी, हालांकि यह बुक इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में विद मैनी इश्यूज बीइंग इंटरडिपेंडेंट, जिसमें बहुत से इश्यूज ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट द मेजर इश्यूज कंसर्निंग एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रंट टू। ठीक है, कैंडिडेट्स को इसका भी आइडिया होना चाहिए कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी के फ्रंट से कौन कौन से मुख्य इश्यूज। ठीक है, हालांकि इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर भी आइडिया होना चाहिए कैंडिडेट को कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी के कौन कौन से मेजर इश्यूज हैं फ्रंट से। द नेचर ऑफ ट्रांस बाउंड्री इश्यूज सच एज ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म, जो ट्रांस बाउंड्री इश्यूज का जो नेचर है, जैसे कि ऑर्गेनाइज क्राइम है और टेररिज्म है ये। द चैलेंजेस ऑफ अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन, अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन की चुनौती, फंडामेंटल चेंजेस की चुनौती इन द वे सोसाइटीज आर ऑर्गेनाइज, जिस हिसाब से सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया गया है, वो जो इश्यूज है वो हैव ब्लर्ड द बाउंड्रीज ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी डिवाइड, उसने इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी के जो विभाजन है उसकी बाउंड्रीज को ब्लर कर दिया, धुंधला कर दिया है। मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये इश्यू इंटरनल है या एक्सटर्नल है। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में, क्योंकि जो माइग्रेशन हो रहा पता ही नहीं है। मतलब इंटरनल सिक्योरिटी एरर, मान लो मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, मिजोरम में आ गया कोई इंटरनल सिक्योरिटी क्रिएट हो गया, लेकिन जो आतंकवादी है वो तो बांग्लादेश चले गए। हम इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये इंटरनल थ्रेट है या एक्सटर्नल थ्रेट है। ठीक है, हमें एक्सटर्नल थ्रेट के जो मेजर इशूज हैं उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ऑन द एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रंट, एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रंट पर इंडिया फेसेस टू मेजर चैलेंजेस, भारत दो मुख्य चैलेंजेस का सामना कर रहा है। वन ऑन द पाकिस्तान बॉर्डर, पहला जो पाकिस्तान बॉर्डर पर, एंड द सेकंड अलोंग द चाइना बॉर्डर, और जो दूसरा चैलेंजेस है वो चाइना बॉर्डर के ऊपर फेस कर रहे हैं। दो फ्रंट पर हम फेस करना है एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे। इन 2018 2018 में द आर्मी चीफ ऑफ इंडिया सेड दैट इंडिया फेसेस चैलेंजेस ऑन 2.5 फ्रंट्स। जो आर्मी चीफ था जो इंडिया का, उसने 2018 में कहा था कि जो भारत है वो 2.5 मतलब 2.5 फ्रंट पर जो चैलेंजेस है वो फेस कर रहा है, सामना कर रहा है। ही वॉज रेफरिंग टू इट्स द फ्रंट्स ऑफ टेररिज्म, वो टेररिज्म के फ्रंट्स को बता रहे थे, इंटरनल सिक्योरिटी के फ्रंट्स को बता रहे थे, एंड प्रॉक्सी वार के फ्रंट्स को बता रहे थे, वो इनको बता रहे थे। चैलेंजेस टू एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत की जो बाहरी सुरक्षा है उसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। चैलेंजेस फ्रॉम द नेबरहुड, नेबरहुड से चैलेंजेस हैं। डेवलपमेंट इन द मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके चैलेंजेस हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, थ्रेट्स फ्रॉम साइबर स्पेस, intensification of competition from scarce resources such as energy and strategic minerals। इन सब चीज़ों से एक्सटर्नल सिक्योरिटी भारत को चैलेंजेस सामना करना पड़ रहा है। चैलेंजेस फ्रॉम नेबरहुड, नेबरहुड से क्या क्या चैलेंजेस हैं, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। इंडिया इज ए वास्ट जियोग्राफिकल नेशन, भारत एक विस्तृत भौगोलिक राष्ट्र है। शेयरिंग बॉर्डर्स, जो अपनी सीमाओं को बांट रहा है, किस किस के साथ, बोथ लैंड की सीमा को भी बांट रहा है, एंड मैरीटाइम, और समुद्री सीमा को भी बांट रहा है, विद सेवरल कंट्रीज, बहुत से देशों के साथ। द नेबर्स, दिज नेबर्स, ये जो नेबर्स है जिनके साथ हम बाउंड्री को शेयर करते हैं, आर नॉट कंसिस्टेंटली डिस्पोज्ड टू मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद इंडिया। ठीक है, वो लगातार ये फ्रेंडली रिलेशंस भारत के साथ बनाने में डिस्पोज नहीं हो रहा है, लगातार भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बनाता है। पॉलिसी एंड यूटिलिटी डायरेक्ट्स द नेचर ऑफ इंटरेक्शंस विद दिस कंट्रीज, इन देशों के साथ जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है वो इंटरेक्शन हमारा पॉलिसी और उनकी उपयोगिता पर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट्स करती है, पॉलिसी और यूटिलिटी दिशा बताती है किसको, इंटरेक्शंस को, कि इंटरेक्शन किस दिशा में होगा इन देशों के साथ, जिन देशों के साथ हम अपनी बाउंड्री, लैंड बाउंड्री और मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं। द अकिल्स हील ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अकिल्स हील का मतलब तो मुख्य बात, मेन बात जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, हैज ऑलवेज बीन द कंट्रीज ट्रबल्ड रिलेशनशिप, वो यह रही है कि कंट्री की जो है वो मुसीबत भरा रिलेशनशिप रहा है विद इट्स नेबर्स, इसके नेबर्स के साथ। मुख्य बात ये है पॉलिसी से रिलेटेड। कैसे, रेंजिंग फ्रॉम एन एडवर्सियल रिलेशनशिप विद इट्स टू बिगेस्ट नेबर्स चाइना एंड पाकिस्तान, जिसमें इसके जो दो सबसे बड़े नेबर्स जो हैं भारत के, जैसे चाइना और पाकिस्तान, इनके साथ इनका जो संबंध रहा है वो एडवर्सियल रहा, प्रतिद्वंदी का रहा है। टू नॉन एडवर्सियल
नॉन एडवर्सियल भी रहा बट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जटिल रहा है, जटिल संबंध रहे, टाइज रहे विद श्रीलंका, श्रीलंका के साथ, एंड इंक्रीजिंगली द मालदीव्स, और मालदीव्स के साथ भी ये बढ़ रहे हैं। और टू द नुएंस्ड रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल, और बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के साथ भारत जो संबंध रहा है वो बैलेंस्ड रहा, संतुलित रहा है, नुएंस्ड रहा है। एंड द डेलिकेट इक्वेशन विद भूटान, और भूटान के साथ इसकी जो इक्वेशन रही है वो बहुत ही कोमल रही है, कोमल संबंध रहा है। सिंस बाइफर्केशन ऑफ टेरिटरी विच डिमार्केट इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947, जब से देश का विभाजन हुआ है 1947 में, जिसमें भारत और पाकिस्तान हुए हैं, बाउंड्री मार्केटेड की गई है, द टू नेशंस हैव स्ट्रेन्ड रिलेशंस, दोनों राष्ट्रों के जो संबंध रहे वो तनावपूर्ण रहे हैं, ड्यू टू डिसएग्रीमेंट्स के द्वारा, असहमति के द्वारा, ओवर ए नंबर ऑफ की इश्यूज, बहुत से मुख्य मुद्दों पर असहमति के द्वारा जो संबंध रहे तनावपूर्ण रहे हैं, कंट्रोल ऑफ कश्मीर, कश्मीर को लेकर के, टेररिज्म को लेकर के, एंड इन्फिल्ट्रेशन थ्रू द पोरस बॉर्डर, और पोरस बॉर्डर के माध्यम से घुसपैठ जैसे जो मुद्दे रहे हैं, इन पर असहमति को लेकर के तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। चाइना कैरीज ऑन विद इट्स पॉलिसी ऑफ प्रोएक्टिवली एग्रेशन एक्सपेंशन, जो चाइना है वो अपनी प्रोएक्टिवली एग्रेशन एक्सपेंशन मतलब आक्रामक तरीके से अपने मतलब विस्तार की नीति को अपनाए हुए, उसके हिसाब से चाइना चलता है। फ्रॉम बोथ बांग्लादेश एंड श्रीलंका, श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों से इंडिया हैज फेस्ड, इंडिया ने सामना किया है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, बार बार क्या सामना किया, द प्रॉब्लम ऑफ स्पिल ओवर टू इट्स टेरिटरी, इसकी टेरिटरी में स्पिल ओवर की समस्या को, कि लोग वहां से उसकी टेरिटरी में आ जाते हैं, टू इट्स टेरिटरी ऑफ रिफ्यूजीज, शरणार्थी आ जाते हैं, इसकी समस्या का सामना करना पड़ता है। फ्लिंग सीन्स ऑफ एथनिक वोलेंस, जो एथनिक वोलेंस को सीन्स को दर्शाते हैं, ऑफन ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ मिनोरिटीज इन दिस कंट्रीज, इन कंट्रीज में, इन देशों में जो प्राय जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनका शोषण किया जाता है, उनको दबाया जाता है। ऐसे ऐसे कारणों से बचने के लिए ये लोग भारत में आ जाते हैं, और फिर क्या होता है, एथनिक वोलेंस होता है, हिंसा होती है। ये समस्या हम सामना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंडिया हैज हार्बर्ड चकमा, भारत ने चकमा को शरण दी है, एंड तमिल रिफ्यूजीज को शरण दी है, फ्लिंग बांग्लादेश एंड श्रीलंका रिस्पेक्टिवली, जो बांग्लादेश और श्रीलंका को रिस्पेक्टिवली फ्ली हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, मतलब तमिल रिफ्यूजीज को शरण दी है, श्रीलंका भाग जाते हैं। श्रीलंका का जो आइलैंड है, उसका जो अपर पार्ट है, उसको जाफना आइलैंड बोलते हैं, वो जाफना आइलैंड से आते जाते हैं, क्योंकि जाफना आइलैंड में जो पॉपुलेशन बसती है वो तमिल रिफ्यूजीज हैं। ठीक है, उनकी जो लैंग्वेज है वो तमिल बोलते हैं, तमिल एंड सिन्हालीज। ठीक है, म्यांमार इज इम्पोर्टेड टू इंडिया एज इट लुक्स टू काउंटर चाइनीज प्रेजेंस इन साउथ ईस्ट एशिया बाय क्रिएटिंग इट्स ओन स्पेस ऑफ इकोनॉमिक जोन। म्यांमार भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो है लुक्स टू काउंटर चाइनीज प्रेजेंस, वो चाइना की उपस्थिति को विरोध करता है म्यांमार के माध्यम से इन साउथ ईस्ट एशिया में, बाय क्रिएटिंग इट्स ओन स्फेयर ऑफ इकोनॉमिक जोन, जो चाइना अपना खुद का इकोनॉमिक स्फेयर जोन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इंडिया एंड नेपाल शेयर यूनिक रिलेशनशिप, भारत और नेपाल जो है वो एक यूनिक रिलेशनशिप को बांटते हैं, यूनिक रिलेशनशिप अनोखा संबंध है, और फ्रेंडशिप दोस्ती का, एंड कोऑपरेशन और सहयोग का, करेक्टराइज बाय ओपन बॉर्डर्स, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है उसके ओपन बॉर्डर्स के द्वारा, एंड डीप रूटेड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स ऑफ किनशिप एंड कल्चर, और जो लोगों का एक दूसरे से जो संबंध है, रिश्तेदारी का है या संस्कृति का है, उसके द्वारा करेक्टराइज किया। मतलब भारत का जो नेपाल के साथ संबंध है उसकी विशेषता क्या है, ओपन बॉर्डर। ठीक है, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है बीच में, लोगों का जो संबंध है, रिश्तेदारी का भी संबंध है। ठीक है, किनशिप का और कल्चर का संबंध है। ठीक है, बट रिसेंटली नेपाल सेकंड कंस्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन हाल ही में जो नेपाल की दूसरी संविधान सभा थी, उसने प्रोमलगेटेड एक कॉन्स्टिट्यूशन, उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोमलगेट कर दिया, एक संविधान को लागू कर लिया ऑन सितंबर 20, 2015, सितंबर 20, 2015 को, एमिड प्रोटेस्ट बाई मधेसी बेस्ड पार्टीज एंड अदर ग्रुप्स। ठीक है, जिसका दूसरे ग्रुप्स ने और मधेसी पार्टीज ने, ठीक है, क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट के मद्देनजर रखते हुए सितंबर 20, 2015 को नेपाल ने एक नए संविधान को अपना लिया।
अध्यादेश के जारी करके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सप्रेस ग्रेव कंसर्न रिगार्डिंग द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट। भारत सरकार ने इन चल रहे विरोधों के लिए गंभीर चिंता दर्शाई है। एंड अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल टू मेक एफर्ट्स, और उसने नेपाल की सरकार से आग्रह किया है कि वो रिजोल्व करे ऑल इश्यूज, इन सभी मुद्दों को थ्रू ए क्रेडिबल पॉलिटिकल डायलॉग, एक विश्वसनीय राजनीतिक बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से इन सभी मुद्दों को रिजोल्व करे, समाधान करे। ये बताया कि भारत ने चिंता जताई इस पे। बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स हैव बीन फ्रेंडली। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच जो द्विपक्षीय संबंध रहे हैं वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण रहे हैं एंड क्लोज इन स्ट्रेटेजिक, और वो स्ट्रेटेजिक रूप से योजनाबद्ध तरीके से बहुत ही समीप रहे हैं, क्लोज टाई रहे हैं। इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कोऑपरेशन, और आर्थिक और सैनिक सहयोग के माध्यम से भी वो बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। हाउएवर, हालांकि प्रेजेंटली द डिप्लोमेटिक एंड कॉमर्शियल रिलेशंस, अभी जो डिप्लोमेटिक और कॉमर्शियल रिलेशंस हैं, राजनयिक और व्यापारिक जो संबंध है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, इंडिया और मालदीव्स के बीच में, हैव हिट एन ऑल टाइम लो, वो ऑल टाइम लो हो चुके हैं सिंस द ओवर द GMR बिल्ट एयरपोर्ट। ठीक है, जो GMR के द्वारा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उससे संबंधित झगड़े को लेकर के इरप्टेड आफ्टर ए कूप, जो झगड़ा इरप्टेड हो गया था, पैदा हुआ था कब? आफ्टर ए कूप डिपोज्ड फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद एंड ब्रोट मोहम्मद वहीद हसन टू पावर। ठीक है, मालदीव में एक तख्ता पलट के बाद, जिस तख्ता पलट ने राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को हटा दिया और मोहम्मद वहीद हसन को पावर में ला दिया था, उसके बाद जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े को लेकर के भारत का और मालदीव का जो रिलेशन है वो तनावपूर्ण हो गया है। ठीक है, क्यों हुआ है, किस से रिलेटेड तनावपूर्ण हुआ है? GMR बिल्ट एयरपोर्ट, भारत मालदीव में एयरपोर्ट बना रहा था। ठीक है, जो GMR के द्वारा बनाया जा रहा था। ठीक है, इट्स वर्थ नोटिंग, इट इज वर्थ नोटिंग, यह ध्यान रखने योग्य बात है दैट कि मालदीव्स डिस्पाइट बीइंग 100% सुन्नी नेशन, जो मालदीव्स है वो 100% सुन्नी नेशन होने के कारण, सुन्नी ये जो मुस्लिम्स होते हैं, सुन्नी राष्ट्र होने के कारण, शिया और सुन्नी, वाज नॉट मच अफेक्टेड बाय द राइज ऑफ इस्लामिक रेडिकलिज्म, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ था जब इस्लामिक रेडिकलिज्म स्टार्ट हुआ था, अंटिल द रिसेंट पास्ट, हाल ही में, अभी तक। ठीक है, हाल ही में जो इस्लामिक रेडिकलिज्म हुआ था उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। इन लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, मालदीवियंस लोग हैं, इंक्रीजिंग नंबर्स हैव बीन ड्रान टुवर्ड्स द पाकिस्तान बेस्ड मदरसाज एंड जिहादिस्ट ग्रुप, वो जो मालदीवियंस की जो संख्या है वो पाकिस्तान बेस्ड जो मदरसाज हैं और जिहादिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी ओर वो खींचे चले जा रहे हैं मालदीवियंस लोग। हालांकि वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए थे जब इस्लामिक रेडिकलिज्म स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में वो अट्रैक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के जो मदरसा हैं और जिहादी ग्रुप्स हैं उनकी तरफ। द मिडल ईस्ट में क्या सिचुएशन है? कल्चरल, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज, सांस्कृतिक, राजनयिक और आर्थिक जो विनिमय है, हैज प्रोलिफरेटेड, उसने बढ़ा दिया है बिटवीन इंडिया एंड मिडल ईस्ट सिंस एंशिएंट टाइम, वो बढ़ चुकी है। क्या किस के बीच? इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल से ही भारत का जो कल्चरल और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एक्सचेंज रही है वो बहुत बड़ी हुई है। किसके साथ? मिडिल ईस्ट के साथ, सऊदी अरेबिया, ईरान, इन सब लोगों के साथ। दिस इंगेजमेंट हैज कंटिन्यूड इनटू द मॉडर्न एरिया, और ये जो इंगेजमेंट है, ये जो व्यवस्था है वो मॉडर्न इरा में भी कंटिन्यू रही है कि भारत का संबंध अच्छा रहा है। इंडिया हैज मेंटेन्ड ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इजिप्ट, भारत ने मिस्र के साथ एक बहुत मजबूत रिलेशनशिप बना करके रखा है, पार्टिकुलरली सिंस बोथ कंट्रीज बिकेम द फाउंडर्स ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, विशेष रूप से उस समय से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है जब दोनों कंट्रीज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना के फाउंडर्स रहे हैं, मेंबर्स रहे हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वार यू नो वेरी वेल। ठीक है, उसमें क्या कहा था? कोल्ड वार क्या था कि रसिया के बीच और USA के बीच वैचारिक युद्ध हो रहा था। ये जो वैचारिक युद्ध है उसमें पता है बार बार ये पूछा गया था कि आप रसिया का पक्ष लेंगे कि आप USA का पक्ष लेंगे। तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम ना रसिया के पक्ष में हैं ना हम USA के पक्ष में हैं, इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, हम नॉन अलाइंड हैं, हम किसी से जुड़ी नहीं रहे, इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन हो गया था, किसी गुट के पक्ष में नहीं थे।
ठीक है, और इजिप्ट ने भी समर्थन किया था इसका। तो तब से ही जो हमारे संबंध रहे हैं इजिप्ट के साथ, वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहे हैं। ठीक है। इंडिया आल्सो मेंटेन्स बायलैटरल रिलेशंस विद ईरान, सीरिया एंड द गल्फ स्टेट्स। ठीक है, भारत ने बायलैटरल द्विपक्षीय संबंध बना करके रखे हैं इराक के साथ, ईरान के साथ, सीरिया के साथ, और जो खाड़ी देश हैं उनके साथ। डेटिंग बैक टू व्हेन, तब से बना करके रखे हैं जब से अरब स्पाइस ट्रेड डोमिनेटेड द रीजन, जब अरब मसालों का जो व्यापार था इस रीजन में डोमिनेट कर रहा था, प्रभुत्व बनाए हुए था। प्रेजेंटली, हाल ही में, द सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ मिडिल ईस्ट का जो सुरक्षात्मक और राजनीतिक सिनारियो जो है इज हाईली वोलेटाइल, वो काफ़ी परिवर्तनीय है, बार बार बदल रहा है, चेंजिंग टाइम एंड अगेन। विद दैट एज कैविएट, ठीक है, विद दैट, इसके साथ एज कैविएट के रूप में, वन कैन विजुअलाइज 5 शॉर्ट टू मीडियम टर्म चैलेंजेस। एक व्यक्ति 5 कम समय से लेकर के मध्य समय तक के, थोड़े से ज्यादा समय तक के 5 चैलेंजेस को विजुअलाइज कर सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, कैविएट के रूप में। कैविएट मीन्स क्या, तो वार्निंग, एक वार्निंग के रूप में। कौन सी एवन आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद भी, इट इज टू अर्ली टू राइट ऑफ द अर्ब स्प्रिंग एंड द अर्ब यर्निंग फॉर चेंज दैट हैज नॉट रन इट्स कोर्स। अर्ब स्प्रिंग एक आंदोलन है, ठीक है, कि 5 साल के बाद भी इट इज टू अर्ली, ये काफी ज्यादा अर्ली होगा, जल्दी होगा, कि वो अरब स्प्रिंग को राइट ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है अरब स्प्रिंग को दूर कर रहे हैं। ठीक है, एंड द अरब यर्निंग फॉर चेंज दैट हैज नॉट रन इट्स कोर्स, और अरब की जो इच्छा है परिवर्तन की, वो परिवर्तन की इच्छा अभी तक अपने रास्ते में नहीं आई है। वाइल लैकिंग एन ओवर आर्किंग रोड मैप, एक ओवर आर्किंग रोड मैप की कमी के चलते इंडिविजुअल अरब कंट्रीज विल हैव टू एल्वो ए मॉडल, प्रत्येक अरब कंट्री को एक मॉडल को विकसित करना होगा दैट रिफ्लेक्ट्स एंड सूट्स देयर सोशल एंड डेमोग्राफिक स्पेसिफिसिटी, जो मॉडल उनके सामाजिक और उनके जनसंख्यात्मक स्पेसिफिसिटी को सूट करेगा। ठीक है, एक ऐसे मॉडल को सोचना होगा उनको, किसको, अरब को। अरब स्प्रिंग यही है। नो कंट्री कैन इन्फ्लुएंस और डिटरमाइन एन अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर अनदर, कोई भी कंट्री एक प्रभावित नहीं कर सकता है और निर्धारित नहीं कर सकता है एक उपयुक्त मॉडल दूसरे देश के लिए। मतलब जितने भी देश हैं अलग अलग अपना मॉडल अपनाना चाहते हैं, तो वो मॉडल अपने आप ही अपनाएं, कोई दूसरा देश उनके लिए अच्छे मॉडल को नहीं बता सकेगा। ठीक है, सरकार का मॉडल, ठीक है, कि सरकार कैसी बनेगी, मोनार्किस्ट होगी, ठीक है, या फिर डेमोक्रेटिक होगी, रिपब्लिकन होगी, कैसी होगी। ठीक है, द डिक्लाइनिंग अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन द रीजन, इस रीजन में जो अमेरिका का प्रभाव था वो जो कम हो रहा है, विल कंटिन्यू विद नो अदर कंट्री, वो किसी दूसरे देश के साथ नहीं जारी रख सकेगा, और ग्रुप ऑफ कंट्रीज या किसी दूसरे ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ जारी नहीं रख पाएगा। बीइंग इन ए पोजीशन टू प्रोवाइड एन अल्टरनेट लीडरशिप, जो ऐसी पोजीशन में नहीं होगा जो एक वैकल्पिक लीडरशिप को प्रोवाइड करे। वैकल्पिक लीडरशिप को प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि अगर इन देशों के पास अपनी सरकार है, अपनी सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो अमेरिका की सरकार काम कर देगी, अमेरिका इंटरफियर करेगा। ठीक है, तो अमेरिका किसी ऐसे देश के साथ अब इंटरफियर करेगा नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता उनको। सम एक्सटर्नल पावर्स ट्राई टू कार्व आउट स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस विदाउट डोमिनेटिंग द एंटायर रीजन, कुछ बाहरी पावर्स ऐसी हैं जो इस प्रकार के प्रभाव को आकृति प्रदान करने की कोशिश करेंगी, ठीक है, बिना किसी पूरे रीजन पर डोमिनेट किए, प्रभुत्व स्थापित किए हुए बाहरी ताकतें अपना जोर लगाएंगी प्रभावित करने के लिए। ISIS, religious extremism and sectarian tensions are here to stay, and political violence would continue to undermine the stability, territorial integrity and in some cases even viability of the state। जो ISIS है, पाकिस्तानी जो एजेंसी है, ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ये धार्मिक उग्रवाद है, एंड सेक्टेरियन टेंशंस, सेक्टेरियन जो टेंशंस हैं, ठीक है, विभाजन के जो तनाव हैं, आर हेयर, यहाँ है, टू स्टे एंड पॉलिटिकल वॉयलेंस, रहने के लिए, रुकने के लिए। किसमें, ISIS में। ISIS क्या करती है, रिलीजन के बेस पे एक्सट्रीमिज्म करती है, उग्रवाद की स्थिति को अपनाती है। सेक्टेरियन टेंशंस इसमें रहती हैं, बंटवारा करो इनका। आर हेयर टू स्टे, वो यहाँ पर स्टे कर सकती हैं। एंड पॉलिटिकल वॉयलेंस, और जो राजनीतिक वॉयलेंस है, वुड कंटिन्यू टू अंडरमाइन द स्टेबिलिटी, वो राजनीतिक हिंसा वो स्थिरता को अंडरमाइन करने की कोशिश करेगा, जारी रखेगा। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो एकता है अलग अलग क्षेत्र की, ठीक है,
एंड इन सम केसेस एवन वायबिलिटी ऑफ द स्टेट। वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी एक सेक्टेरियन करने की कोशिश करेगा, अंडरमाइन करने की कोशिश करेगा, और किसी किसी केसेस में जो स्टेट है उसकी वायबिलिटी को भी अंडरमाइन करने की कोशिश करेगा कि ये स्टेट है, इसमें पॉलिटिकली लोग स्थिर क्यों हैं। ठीक है। द इजरायली पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट इज इंपॉर्टेंट। जो इसराइल का और पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बट एन इमीडिएट रिजोल्यूशन इज अनलाइकली। लेकिन अगर इसका जो इमीडिएट रिजोल्यूशन करते हैं तो वो असंभव है। ठीक है, इसराइल का और पैलेस्टीन का, बिकॉज क्योंकि बोथ साइड्स लैक विजडम, क्योंकि दोनों साइड्स में विजडम की कमी है, बुद्धिमत्ता नहीं है, फोर साइड दूरदर्शी नहीं है, एंड पॉलिटिकल विल, और उसमें कोई राजनीतिक इच्छा भी नहीं है। ठीक है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त इट इज नॉट द कोर प्रॉब्लम, यह मुख्य समस्या नहीं है, फेसिंग द रीजन, जो इस रीजन में फेस हो रही है, सामना की जा रही है, एंड अरब एंड नॉन अरब कंट्रीज, या अरब और नॉन अरब कंट्रीज में सामना की जा रही है, हैव मैनी मोर सीरियस प्रॉब्लम्स, उनमें बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं टू वरी अबाउट, जिनके बारे में चिंता की जा सकती है, अपार्ट फ्रॉम द स्टेटलेसनेस ऑफ द पैलेस्टियंस की अराजकता के अलावा बहुत सी और भी गंभीर समस्याएं हैं। ठीक है। ऑयल प्राइसेस विल कंटिन्यू टू बी लो। जो ऑयल प्राइसेस हैं वो लगातार लो रहना शुरू करेंगे, रहेंगे, लो रहेंगे वो, एंड दिस विल अफेक्ट बोथ द बिग एंड स्मॉलर एनर्जी प्लेयर्स। और ये जो ऑयल प्राइसेस हैं इनका लो रहना दोनों ही बड़े और छोटे जो एनर्जी प्लेयर्स हैं उनको प्रभावित करेंगे। बड़े और छोटे एनर्जी प्लेयर्स का मतलब ये है कि बड़े बड़े जो देश हैं, ठीक है, जहाँ मतलब तेल की मात्रा बहुत कम है, और छोटे छोटे देश जहाँ पर तेल के कुएं हैं, अरब शेख। ठीक है, हमारे पास तेल का कुआं होती, ऐसे बोलते हो। ठीक है। द एंट्री ऑफ ईरान पोस्ट सेक्शंस, जो ईरान की एंट्री है पोस्ट सेक्शंस के बाद, ईरान के ऊपर सेक्शंस लगा रखे हैं न्यूक्लियर ट्रीटी से रिलेटेड। ठीक है। जो उसकी एंट्री है विल फर्दर एक्सर्ट प्रेशर ऑन प्राइसेस, वो प्रेशर मतलब प्राइसेस पर प्रेशर लगाएगी, मूल्यों पर प्रेशर लगाएगी। द लो ऑयल प्राइस विल आल्सो अफेक्ट द सर्च फॉर नॉन हाइड्रोकार्बन एनर्जी अल्टरनेटिव्स लाइक सोलर एनर्जी। जो ऑयल प्राइस है वो भी प्रभावित करेगा, किसके लिए प्रभावित करेगा? नॉन हाइड्रोकार्बन एनर्जी अल्टरनेटिव्स, ऐसे एनर्जी अल्टरनेटिव्स जो नॉन हाइड्रोकार्बन्स हों, जो हाइड्रोकार्बन को रिलीज नहीं करते हों, जैसे कि सोलर एनर्जी को, समझ गई? ये बता रखा है, ये मतलब कुछ एक्सटर्नल सिक्योरिटीज के कारण बता रखी है। ठीक है। प्रभावित मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं? इंडिया इज ए मैरीटाइम नेशन, भारत एक मैरीटाइम नेशन है, मतलब वो मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है भारत। नॉट जस्ट बाय हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, न केवल हिस्टोरिकल ट्रेडिशन से, बल्कि बट आल्सो बिकॉज इट्स जियो फिजिकल कन्फिग्रेशन एंड जियो पोलिटिकल सर्कमस्टेंसेज मेक इट एज डिपेंडेंट ऑन द सी एज एनी आइलैंड नेशन। ठीक है। यह केवल इसके ऐतिहासिक परंपरा के कारण नहीं है, बल्कि इसकी जियो फिजिकल कन्फिग्रेशन के कारण है, और जियो पोलिटिकल सर्कमस्टेंसेज परिस्थितियों के कारण है, जो परिस्थितियां उसको डिपेंडेंट निर्भर बना देती हैं ऑन द सी, समुद्र पर, भारत को एज एनी आइलैंड नेशन, किसी आइलैंड नेशन को जैसे प्रभावित कर देती हैं। जैसे श्रीलंका दूसरे देशों से व्यापार करे तो कैसे करे? पानी के रास्ते ही जाना पड़ेगा। भारत अगर व्यापार करे तो कैसे करे? पानी के रास्ते। क्यों? उस तरफ पाकिस्तान जो अनफ्रेंडली नेबर है, उस तरफ चाइना अनफ्रेंडली नेबर है, ठीक है, और उस तरफ अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है ड्यू टू पीओके। ठीक है। तो जैसे कि आइलैंड नेशन अपना व्यापार करता है, डिपेंडेंट होते हैं जैसे दूसरे व्यापार पर समुद्र के ऊपर, वैसे ही भारत भी समुद्र के ऊपर अपने व्यापार के लिए डिपेंडेंट है। विद 11 मैरीटाइम स्टेट्स आइलैंड टेरिटरीज के साथ इंडिया प्रोबेबली हैज मोर सी फारिंग पीपल देन द पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है। भारत की जो बाउंड्री है 11 मैरीटाइम स्टेट्स है, मतलब 11 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री समुद्र के साथ लगती है। ठीक है। और जो आइलैंड टेरिटरीज हैं वो इंडिया के पास संभवतः काफी ज्यादा समुद्री यात्रा करने वाले लोग हैं, ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है। मोस्ट यूरोपियन कंट्री में इतनी जनसंख्या भी नहीं है जितनी जनसंख्या भारत में समुद्र में यात्रा करती है, समझ गए? ये बताया गया। हरियाणा का क्षेत्रफल डेनमार्क के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ठीक है। हरियाणा का क्षेत्रफल मतलब डेनमार्क की इतनी सी जनसंख्या नहीं होगी जितनी जनसंख्या के लोग भारत में समुद्र में यात्रा कर रहे हैं। ठीक है। ये बताया गया। इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस
cover the entire range from low intensity conflict and piracy all the way to major power strategic contest. भारत की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, समुद्री सुरक्षा के जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां जो हैं, वो सारे क्षेत्र को कवर करती हैं। वो चाहे चैलेंजेस लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट हो, चाहे छोटा मोटा युद्ध हो, एंड पायरेसी या पायरेसी हो, ऑल द वे टू मेजर पावर स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्ट। ठीक है। और ये जो चैलेंजेस हैं, ये सारे चैलेंजेस मुख्य जो पावर है स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्ट की तरफ लेकर के चले जाते हैं कि स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्ट है, ये प्रतियोगिता है। ठीक है। स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्ट का मतलब ये है कि जैसे चाइना आ गया हम्बन तोता पोर्ट में श्रीलंका में, उसकी स्ट्रेटेजिक है ये, और वो स्ट्रेटेजिकली ऐसे पॉइंट्स को घेरता हुआ चला जा रहा है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी पावर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसलिए स्ट्रेटेजिक पावर कॉन्टेस्ट हो गया। Given its distinctive geography and the shift of global maritime focus from the Atlantic Pacific combined to the Indo-Pacific continuum, ठीक है, इसकी विशेष प्रकार की जो ज्योग्राफी है भारत की, और इसका जो वैश्विक मैरीटाइम फोकस है, वैश्विक मैरीटाइम फोकस है, इसकी जो शिफ्ट हो रही है कहाँ से, अटलांटिक पैसिफिक ओशन से शिफ्ट होकर के कंबाइंड टू द इंडो पैसिफिक कंटिन्यूम, वो इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसके ऊपर फोकस हो रही है। पहले तो अटलांटिक पैसिफिक कंबाइन, इन दोनों पर कंबाइंड फोकस था, अब कहाँ पर हो रहा है, इंडो पैसिफिक पर। द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन ओशन रीजन इन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी कैलकुलस हैज ग्रेटली इंक्रीज। ठीक है। जो इंडियन ओशन रीजन की भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्णता है, ठीक है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इन द पोस्ट कोल्ड वार इरा। ठीक है। जो कोल्ड वार इरा खत्म होने के बाद बढ़ी है, एंड द मोर रिसेंट पोस्ट 9/11 इरा, और अब सबसे ज़्यादा 9/11 इरा के बाद बढ़ी है। 9/11 का मतलब 9/11 के हमले। ठीक है। इसके बाद बढ़ी है इंक्रीज्ड एक्टिविटी थ्रू आउट द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में जो एक्टिविटी इंक्रीज हुई है पूरे के पूरे में, ड्यू टू एक्सपेंडिंग रीजनल एंड ग्लोबल ट्रेड्स इन गुड्स। ठीक है। जो ग्लोबल ट्रेड हुआ है और जो रीजनल ट्रेड हुआ है, जो बढ़ता चला जा रहा है व्यापार, वस्तुओं में व्यापार, आइडियाज में, पीपल में एंड रिसोर्सेज में, हैज रेज्ड ए न्यू सेट ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज। इसने एक नया समुद्री सुरक्षा की चुनौती को पैदा कर दिया है। ठीक है। क्योंकि आवागमन इससे बढ़ा है। अमंग दिस आर ग्रोविंग रिस्क फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स। इसमें जो ग्रोविंग रिस्क हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स से भी हैं। ग्रोविंग रिस्क इंक्लूडिंग पायरेसी हो गई, टेररिज्म हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया। ठीक है। द इम्पैक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के प्रभाव हो गए, ये भी चैलेंजेस होगा। रिसोर्स डिप्लीशन का चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज का चैलेंजेस है, नेचुरल डिजास्टर के चैलेंजेस हैं, प्राकृतिक आपदाओं के चैलेंज है, एंड वीक स्टेट एंड फेलिंग इंस्टीट्यूशंस, और वीक स्टेट्स और फेलिंग इंस्टीट्यूशंस के चैलेंज हैं। फेलिंग इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल होना, उनके भी चैलेंजेस हैं। दिस डाइवर्स चैलेंजेस, ये जो अलग अलग चैलेंजेस है, कन्फ्रंट सामना करते हैं एन इक्वली डाइवर्स सेट ऑफ नेशंस। ये अलग अलग प्रकार के विभिन्न राष्ट्रों का समान रूप से सामना करते हैं। बॉर्डरिंग दिस रीजन, जो इस रीजन के बॉर्डरिंग कर रहे हैं, जिस रीजन से मिलते हैं मैरीटाइम। ठीक है। द एनर्जी डेफिशिएंट नेशंस सच एज चाइना, एनर्जी डेफिशिएंट नेशंस जैसे कि चाइना में एनर्जी कार्य क्षमता नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, डेफिशिएंट है, एनर्जी की कमी है। इंडिया में कमी है, एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, और दूसरे विकसित देशों, विकासशील देशों में भी कमी है। हैव नो चॉइस बट टू इंपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। उनके पास और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं सिवाय इसके कि उसे लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी रिसोर्स को इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली वेस्ट एशिया। ठीक है। पूरे संसार में से मुख्य रूप से वेस्ट एशिया से एनर्जी रिसोर्सेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल। ठीक है। क्योंकि क्रूड ऑयल ना चाइना के पास है ना इंडिया के पास है, बहुत कम है, और इस कम मात्रा में भारत की जो डिमांड है उसको कंप्लीट नहीं किया जाता, तो इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। द डिपेंडेंस ऑन द सी टू गेट एनर्जी प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने के लिए समुद्र पर जो निर्भरता है, टू सस्टेन देयर इकोनॉमीज, उनकी इकोनॉमीज को बनाए रखने के लिए, इज ग्रोइंग प्रोग्रेसिवली, वो निर्भरता समुद्रों पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। दिस आल्सो ब्रिंग्स इन द थ्रेट ऑफ दिस वेजल्स, ये जो निर्भरता है ये इन वेजल्स पर भी थ्रेट को लेकर के आती है।
मतलब निर्भरता तो है समुद्र पर, लेकिन खतरा ये है कि जिस जहाज में, जिस शिप में से क्रूड ऑयल को लाया जा रहा है उसको खतरा है। एंड प्रोडक्ट्स बीइंग टारगेटेड, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है बोथ पायरेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, पायरेट्स के द्वारा, डाकुओं के द्वारा, और नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा। ठीक है, एक मूवी है जिसका नाम है पायरेट ऑफ द अरेबियन सी। ठीक है, उसमें यही बताया गया है, वो जहाज़ों को घेर लेते हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी बताई गई है। मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, स्पेस का मिलिटराइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द कोल्ड वार इरा, कोल्ड वार इरा के दौरान स्पेस बिकम एन एसेंशियल एडजेक्ट, स्पेस जो था वो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था फॉर वार फाइटिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वार फाइटिंग के लिए ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, ये इस आधार पर, विदाउट बिकमिंग अनदर थिएटर ऑफ कॉम्बैट, बिना किसी दूसरे कॉम्बैट के थिएटर का बने हुए। ठीक है, मतलब बिना किसी युद्ध के क्षेत्र के बने हुए जो स्पेस है वो एक युद्ध के लिए, वारफेयर के लिए, वार फाइटिंग के लिए, युद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था। वाइल मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस प्रोसीडेड रैपिडली, जबकि जो स्पेस की मिलिटराइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी से बढ़ रहा है। द वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, स्पेस का जो वेपनाइजेशन है वाज अवॉइडेड, उसको अवॉइड कर दिया गया। ठीक है, उसको टाल दिया गया, इस स्पेस का वेपनाइजेशन नहीं हो रहा। वाइल द वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस वाज अवॉइडेड ड्यूरिंग द कोल्ड वार, जबकि कोल्ड वार के दौरान वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस को अवॉइड कर दिया गया था। इट डज नॉट नेसेसरली फॉलो दैट वेपनाइजेशन विल कंटिन्यू टू बी अवॉइडेड, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वेपनाइजेशन है स्पेस का उसको फिर से अवॉइड किया जाता रहेगा इन न्यू इरा ऑफ असिमेट्रिक वॉरफेयर, असिमेट्रिक वॉरफेयर के नए इरा में। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोल्ड वार के दौरान तो वेपनाइजेशन को अवॉइड कर दिया गया, लेकिन अब ना अवॉइड किया जाए, अब तो कोल्ड वार भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, असिमेट्रिक वॉर हो रहा है। वी कैन इम्प्रूव प्रोटेक्शन ऑफ सैटेलाइट्स, हम सैटेलाइट्स के प्रोटेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं अगेंस्ट सम थ्रेट्स। ठीक है, कुछ चुनौतियों से। ठीक है, बट सैटेलाइट्स विल रिमेन इजी टारगेट्स, लेकिन जो सैटेलाइट्स हैं वो इजी टारगेट रहेंगे फॉर स्पेस वेपन्स, स्पेस वेपन्स के लिए। डिजाइन टू किल ऑन इम्पैक्ट, जो डिजाइन किए गए हैं ऑन इम्पैक्ट। ठीक है, जो डिजाइन किए गए हैं ऐसे हथियार जो उनको स्पेस को इफेक्ट कर सके, उनको उड़ा सकें। ठीक है, इंडिया स्पेस प्रोग्राम हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सिविल रूट्स, इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसकी बहुत ही सिविल रूट्स हैं। ठीक है, उसकी बहुत सी मुख्य जड़ें हैं। इट बिगेन एज ए मीन्स टू असिस्ट इंडिया, ये जो स्पेस प्रोग्राम था वो भारत की सहायता करने के लिए शुरू हुआ था डेवलपमेंट, इसके डेवलपमेंट में। एंड हैज़ मेनली फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द डेली लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन्स, और मुख्य रूप से इसका जो केंद्र रहा है वो नागरिकों के दैनिक जीवन में सुधार करने का रहा है। ठीक है, मोर रिसेंटली, अभी हाल ही में, इंडिया हैज़ मेड ए ड्रामेटिक शिफ्ट, भारत ने एक ड्रामेटिक शिफ्ट कर ली है इन द टोन ऑफ इट्स स्पेस एफर्ट्स, इसके स्पेस एफर्ट्स की टोन में भारत ने ड्रामेटिक शिफ्ट कर लिया। लेटली, हाल ही में, द कंट्री हैज़ एडोप्टेड अ मोर मिलिटराइज्ड एटीट्यूड। ठीक है, भारत ने एक काफ़ी ज़्यादा मिलिटराइज्ड एटीट्यूड को एडोप्ट कर लिया है, एज एग्जाम्प्लीफाइड बाई इंक्रीज एफर्ट्स बाई इंडिया टू क्रिएट एन इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। ठीक है, जैसा एग्जाम्प्लीफाइड किया गया, मतलब उदाहरण दिया जा सकता है कि भारत ने अपने प्रयासों को तेज कर दिया है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम बनाने में, इंडिजिनस बनाने में, खुद का ही। इंडिया स्पेस एफर्ट्स, भारत के जो स्पेस एफर्ट्स हैं, कुड वेरी वेल अफेक्ट द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, वो बहुत अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस एफर्ट्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऑफ स्पेस एंड मेरिट्स फर्दर अटेंशन, और आगे ध्यान देने के योग्य बनाते हैं, मेरिट्स बनाते हैं। सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ शक्ति मिसाइल इन मार्च 2019, मार्च 2019 में शक्ति मिसाइल का जो सफल प्रदर्शन था, मेक्स इंडिया द फोर्थ कंट्री, वो उसने भारत को चौथा देश बना दिया इन द वर्ल्ड, संसार में, टू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग ए सैटेलाइट, जिसके पास किसी भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की, नष्ट करने की कैपेबिलिटी होगी, योग्यता होगी, इन लो ऑर्बिट स्पेस, लो ऑर्बिट स्पेस में, आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना, यूएसए, रशिया और चाइना के बाद अब भारत के पास भी ऐसी क्षमता है कि लो ऑर्बिट क्षेत्र में, एयर स्पेस में कोई भी सैटेलाइट हो उसको वो क्या कर सकती है, ध्वस्त कर सकती है। ठीक है, लो क्षेत्र में ध्वस्त करने का मतलब क्या है,
जो भी मिसाइलें दूसरे देश से आ रही हैं वो लो ऑर्बिटर क्षेत्र में ही आएंगी और भारत का जो डिफेंस सिस्टम है शक्ति मिसाइल का वो उसको वहीं पर खत्म कर देगी, जैसे S-400 ने किया था। ठीक है, वो नीचे आएगी नहीं, इससे पहले खत्म कर देगी। 1.5 साइबर सिक्योरिटी, दिस टॉपिक विल बी डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर 9। ये जो टॉपिक है चैप्टर 9 में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इंटेंसिफिकेशन ऑफ कंपटीशन फॉर स्केर्स रिसोर्सेज, जो जिन रिसोर्सेज का जो अभाव है उन रिसोर्सेज को प्राप्त करने में क्या इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, क्या तेजी आ रही है। ठीक है, इन 2003 में द ईयूज यूरोपियन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई, जो यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी थी, जो उसका प्लान था, उसने आइडेंटिफाई किया, पहचान की, किसकी, कंपटीशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के कंपटीशन की पहचान की एज ए ग्लोबल चैलेंज, एक ग्लोबल चैलेंज के रूप में। ठीक है, कि ग्लोबल का ये चैलेंज है, ग्लोबल का चैलेंज क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू 2004 रिपोर्ट, 2004 की रिपोर्ट के अनुसार, ऑफ द हाई लेवल पैनल ऑन थ्रेट्स, जो रिपोर्ट हाई लेवल पैनल ऑन थ्रेट्स पर थी। ठीक है, एक पैनल बनाई गई थी थ्रेट्स के ऊपर, हाई लेवल की पैनल थी, उसकी रिपोर्ट आई थी 2004 में। उसने क्या बताया था, चैलेंजेस एंड चेंज, जो परिवर्तन है और जो चुनौतियां हैं, अपॉइंटेड बाई, ये जो पैनल थी ये अपॉइंट की गई थी बाय फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान। ठीक है, जो पहला पूर्व जो यूएन सेक्रेटरी जनरल था कोफी अन्नान, उसने इस पैनल को अपॉइंट किया था। और ये पैनल किसके ऊपर थी, ऑन थ्रेट्स, चैलेंजेस एंड चेंज। ठीक है, इसने 2004 में अपनी रिपोर्ट दी थी। उसने क्या बताया था, शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू अनरेस्ट एंड सिविल वॉयलेंस, प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन जो हैं, उनकी जो कमी है वो अनरेस्ट को और सिविल वॉयलेंस को बढ़ा देगी, उसने ये बताया था। ठीक है, द यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो यूएनईपी है, एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ऑन एनवायरनमेंट कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, नोटेड इन 2009, जो यूएनईपी का जो एक्सपर्ट सलाहकार समूह था पर्यावरण पर, संघर्ष पर, शांति पर, ठीक है, उसने 2009 में यह नोट किया दैट कि एज द ग्लोबल पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू राइज, कि जैसे जैसे संसार की, दुनिया की आबादी बढ़ती रहेगी एंड डिमांड्स फॉर रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज की डिमांड करती रहेगी, कंटिन्यूज टू ग्रो, वो बढ़ती रहेगी, देयर इज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल, संभावना है, फॉर कॉन्फ्लिक्ट, विरोध की, झगड़े की, संघर्ष की, ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों पर झगड़े की संभावना है, टू इंटेंसिफाई इन द कमिंग डिकेड्स, मतलब प्राकृतिक संसाधनों की जो उसके ऊपर जो झगड़े की संभावना है वो आने वाले दशकों में बढ़ती रहेगी। रिसोर्स स्केर्सिटी इज इंक्रीजिंगली परसीव्ड, जो रिसोर्स स्केर्सिटी है, जो संसाधनों की जो कमी है, वो इंक्रीजिंगली परसीव्ड, वो लगातार बढ़ते रूप से महसूस की जा रही है, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी रिस्क इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में सबसे बड़े सुरक्षा के जोखिम के रूप में महसूस की जाती रही है। कौन सी, रिसोर्स सिक्योरिटी स्केर्सिटी, संसाधनों का अभाव। इन द इंडियन पर्सपेक्टिव, भारतीय पर्सपेक्टिव में, भारत के दृष्टिकोण में भी, द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस ऑफ लिंक्स बिटवीन इंडियाज रिसोर्स वोज एंड सिक्योरिटी आर डिस्कर्निबल इन टाइज विद पाकिस्तान एंड चाइना। भारत के पर्सपेक्टिव में जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस है, बाहरी जो प्रदर्शन है, किसका, लिंक्स का, किसके लिंक्स के बीच में, इंडियाज रिसोर्सेज वूज, भारत के संसाधनों की वूज में, वूज कौन सा होता है, दुख, भारत के संसाधनों के दुख, एंड सिक्योरिटी, और उसकी जो सिक्योरिटी है उसमें जो लिंक है, आर डिस्कर्निबल, वो डिस्कर्निबल है, इन टाइज विद पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, चाइना और पाकिस्तान से संबंधित वो डिस्कर्निबल, डिस्कर्निबल तो महसूस करने योग्य। सम सिक्योरिटी एनालिस्ट हैव डिपिक्टेड द बे ऑफ बंगाल, कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों ने बे ऑफ बंगाल को दर्शाया है एज इट्स सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल गैस, कि जो बे ऑफ बंगाल है उसमें नेचुरल गैस का सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स है, एज ए फ्यूचर रिसोर्स ऑफ सीनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, एक फ्यूचर रिसोर्सेज के रूप में। ठीक है, फ्यूचर सोर्स ऑफ सीनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट का मतलब श्रीलंका और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के लिए, मतलब श्रीलंका और इंडिया का संघर्ष होगा बे ऑफ बंगाल के नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के, ये बताया उसने।
चाइना हैज सिक्योर्ड ए मेजर नेचुरल गैस डील विद बर्मा। चाइना ने बर्मा के साथ मेजर नेचुरल गैस की डील को सिक्योर कर लिया है। एंड में कंक्लूड वन विद श्रीलंका सुन, और जल्द ही श्रीलंका के साथ भी ऐसी ट्रीटी फाइनल कर लेगा। वाटर, पानी, मीनवाहिल इज ए की फैक्टर इन बॉर्डर टेंशन। ठीक है, इसी बीच जो पानी होगा वो एक मुख्य कारक होगा बॉर्डर टेंशन का बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चाइना के बीच में। दिस टेंशन सेंटर अराउंड वन ऑफ द रीजन्स रेयर वाटर रिच एरियाज। ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन केंद्रित होंगी, ठीक है, इस रीजन की मुख्य वाटर रिच एरियाज पर। किस किस पर? पार्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश पर। ठीक है, द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, उसकी जो योजनात्मक उसकी जो सिग्निफिकेंस है, महत्वपूर्णता जो है अरुणाचल प्रदेश की, देयरफॉर इस प्रकार गोज बियॉन्ड द इश्यू ऑफ टेरिटरी, वो टेरिटरी के इश्यू से दूर चली जाती है। मतलब टेरिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश। फाइनली, आखिर में, इंडिया इज अलार्म बाय चाइनीज डैम, जो इंडिया है वो चाइनीज डैम बिल्डिंग ऑन तिब्बतन प्लेटू रिवर्स, तिब्बत प्लेटू के रिवर्स पर जो भी डैम बनाए जा रहे हैं, ठीक है, भारत उन डैम से चिंतित है। ठीक है, इंक्लूडिंग द ब्रह्मपुत्रा रिवर पर डैम बनाया जा रहा है विच फ्लोज डाउन स्ट्रीम इनटू लोअर राइपेरियन इंडिया। जो ब्रह्मपुत्रा, जो लोअर राइपेरियन इंडिया है, जो ब्रह्मपुत्रा के लास्ट में, उसके अंत तक जो भारत है उसमें जो बहती है, ठीक है, उसके ऊपर जो डैम बनाया जा रहा है, उस डैम्स को लेकर के भारत क्या है? चिंतित है। प्रोबेबल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर्स। ठीक है, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी? नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? एट्रीब्यूट्स का मतलब इंटरनल सिक्योरिटी किस किस से संबंधित है, क्या आता है इंटरनल सिक्योरिटी में, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से कैसे डिफरेंट है। डिस्कस द मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी फेस्ड बाय द इंडियन स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडियन स्टेट के द्वारा इंडिपेंडेंस के बाद जो भी इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस फेस किए उनका लिखना। व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ ए कम्प्रीहेंसिव इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। ठीक है, जो एक विस्तृत आंतरिक सुरक्षा की नीति है उसमें क्या क्या मुख्य एलिमेंट्स आते हैं। देयर आर वेरियस इंटरलिंकेजेस बिटवीन इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट फेस्ड बाय इंडिया। सब्सटेंशिएट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरियस लिंकेजेस हैं बिटवीन इंटरनल सिक्योरिटी में, थ्रेट्स में, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स में फेस्ड बाय इंडिया, जो भारत के द्वारा फेस किए जा रहे हैं। सब्सटेंशिएट, उनको सब्सटेंशिएट करो। रिसेंटली, हाल ही में, इंडियन आर्मी चीफ हैड मेड अ स्टेटमेंट दैट इंडिया इज रेडी टू फाइट ए वार ऑन 2.5 फ्रंट्स। ये स्टेटमेंट दी गई थी आर्मी चीफ के द्वारा। विच सिक्योरिटी चैलेंजेस आर बीइंग डिस्क्राइब्ड एज 2.5 फ्रंट्स। ठीक है, एंड डिस्क्राइब इंडियाज करंट सिक्योरिटी प्रीपेयर्डनेस टू टैकल देम। ठीक है, और इंडिया की सिक्योरिटी प्रीपेयर्डनेस, जो तत्परता है इन मुसीबत से, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए, उसका भी वर्णन करना है। उसने क्या बताया था? साइबर वॉर बताया था, टेररिज्म बताया था। ठीक है, ऐसे ऐसे वो उसने की थी। तो फर्स्ट जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। टेररिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स विल बी डिस्कस टुमारो। एनी क्वेश्चन?